हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। हम अपनी सॉलिड स्टेट की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड दिस इज 7th लेक्चर ऑफ अवर लेक्चर सीरीज सॉलिड स्टेट। तो देखिए इस लेक्चर सीरीज़ में हमको क्या करना है। इस लेक्चर सीरीज़ में हमको इंटेक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कुछ इंटेक्स क्वेश्चन जो कि हमने आपको कोर्स कवर करा दिया है, उनके जो इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए टाइम को सेव करने के लिए मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर आपके अटैच कर दूंगा, जिससे कि आपका टाइम और मेरा टाइम दोनों का ही टाइम सेव हो और मैं क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो इंटेक्स का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर सॉलिड रिजिड। व्हाई आर सॉलिड रिजिड मीन्स सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं, किस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे सॉलिड रिजिड होते हैं, ठोस क्यों होते हैं सॉलिड। तो इसका आंसर ये है कि जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है। वो चिपके चिपके होते हैं बिल्कुल एक दूसरे से, और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मोशन नहीं करते हैं, अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं और अपनी पोजीशन पे ही ऑसिलेट करते हैं। इसी वजह से हमारे जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड में वो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं और इसलिए ही हमारा सॉलिड क्या होता है, रिजिड नेचर का होता है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है वाई डू सॉलिड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होती है। तो इसका आंसर भी बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनके पार्टिकल्स की पोजीशन बिल्कुल फिक्स होती है और इसी वजह से उसका वॉल्यूम भी हमारा फिक्स रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसने? क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। तो देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये जो दे रखे हैं। देखिए मेनली मैंने आपको अमॉर्फस में क्या क्या बताया था, ग्लास बताया था, क्वार्ट्स बताया था, या फिर पॉलीथीन या फिर कोई भी पॉलीमर हो उसको क्या बोलेंगे हम, अमॉर्फस। और क्रिस्टलाइन तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, डिफरेंट क्रिस्टलाइन पढ़े थे हमने, मॉलिक्यूलर पढ़ा था, आयनिक पढ़ा था, कोवलेंट पढ़ा था, उसके बाद मेटलिक पढ़ा था। ये जो कंपाउंड होते हैं ये हमारे क्रिस्टलाइन होते हैं। तो इससे ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व होगा। हमारा पहला दे रखा है पॉलीयूरेथीन। पॉलीयूरेथीन मतलब क्या आ गया इसमें, पॉली, और पॉली का मतलब कोई पॉलीमर है, उसका पॉलीमराइजेशन हुआ है। और पॉलीमर किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे अमॉर्फस की कैटेगरी में। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, तो देखिए पॉलीयूरेथीन हमारा एक पॉलीमर है और फिर ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, हमारा ये कैटेगरी में आएगा अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में। उसके बाद आता है नेप्थलीन। नेप्थलीन हमारा किस कैटेगरी में आएगा, नेप्थलीन आएगा हमारा क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में आएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड है, उसके पॉलीमर नहीं है, ये ग्लास से भी लिंक नहीं कर सकते इसको, ना ही क्वार्ट्स है। तो ये एक कंपाउंड है और किस कैटेगरी में आएगा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में। उसके बाद आता है हमारा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड भी हमारा कंपाउंड है, तो किस कैटेगरी में आएगा, ये भी हमारा क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में आएगा, बेंजोइक एसिड। उसके बाद आता है हमारा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन देखिए एक पॉलीमर है जो हमारी ये प्लम्बर यूज़ करते हैं, टेफ्लॉन को प्लम्बर यूज़ करते हैं, वो एक पॉलीमर होता है। तो ये टेफ्लॉन किस कैटेगरी में आएगा, जब पॉलीमर है तो ये आएगा अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में। उसके बाद आता है हमारा सेलोफोन। सेलोफोन भी हमारा एक पॉलीमर है, किसकी कैटेगरी में आएगा, ये आएगा अमॉर्फस की कैटेगरी में। उसके बाद आता है हमारा पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट भी हमारा एक कंपाउंड है, तो किसकी कैटेगरी में आएगा, ये आएगा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में। पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्राइट नहीं है, नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट किसकी कैटेगरी में आएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में। उसके बाद बात आती है हमारा ये पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए पॉली आ गया यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, पॉलीमर है ये। और पॉलीमर कौन सी कैटेगरी में आते हैं,
अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड किस मटेरियल में यूज़ होते हैं? जो हमारी लाइट फिटिंग होती है, लाइट फिटिंग में वाइट एक वो जा रहा होता है ना, जिसके अंदर हमारे वायर कवर होते हैं, जैसे आपको साइड में यहाँ पे दिख भी रहा होगा एक वाइट कलर का, तो वो किससे बना होता है? हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड से। ये लाइट के जो बोर्ड बने हुए होते हैं वो भी हमारे किससे बने होते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड से। और जो बहुत सारे पाइप फिटिंग होती है, पाइप भी हमारे किससे बने होते हैं? प्लास्टिक नहीं होती, वो होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद आता है हमारा फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास, देखो ग्लास की बात आ गई यहाँ पे। ग्लास किस में आता है? ये अमॉर्फस में। फाइबर ग्लास किस में आ गया? ये अमॉर्फस में। उसके बाद बात आती है कॉपर। कॉपर क्या है? एक मेटल है, तो मेटलिक सॉलिड। और किस में आएगा? ये क्रिस्टलाइन में। किस में आएगा? ये क्रिस्टलाइन में। तो ये क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या अप्रोच लगाएंगे इसमें? अमॉर्फस सॉलिड हमारे ज़्यादातर पॉलीमर होते हैं, या फिर ग्लास से रिलेटेड होते हैं, या फिर क्वार्ट्स होते हैं, और बाकी जो बचे हुए कंपाउंड हैं मेटलिक, मॉलिकुलर, आयनिक, तो इस तरीके के कंपाउंड क्या होते हैं? हमारे क्रिस्टलाइन होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कंसिडर करते हैं? ऐसा क्या है ग्लास में जो उसको लिक्विड की उपाधि दे रहे हैं हम? जबकि ग्लास हमारा सॉलिड दिखता है, हार्ड होता है, तो हम उसको लिक्विड क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लास के पास टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली फ्लो होता है, लेकिन फिर भी फ्लो होने की टेंडेंसी तो होती है उसके पास। और इसका प्रूफ भी ये है कि जो हमारी ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उसके विंडो पेन को अगर आप जाके देखें तो नीचे से जो उसकी लेयर होती है, उस ग्लास की लेयर थिक होती है, ऊपर के कंपैरिजन में नीचे की लेयर थिक होती है ग्लास की। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ग्लास हमारा ईयर बाय ईयर बहुत ही स्लोली फ्लो कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम? सुपर कूल्ड लिक्विड। उसके बाद आती है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। ये कह रहा है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारी उसकी वैल्यू क्या है? सेम है सारे डायरेक्शन में। अब देखिए एक चीज़ जब आपको मैंने डिफरेंस पढ़ाया था क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड का, उसमें एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एनेसियोट्रॉपिक इन नेचर एंड अमॉर्फस सॉलिड इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनेसियोट्रॉपिक में मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी भी चीज़ की, किसी भी सॉलिड की सारी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी माने जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आए, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आए, तो वो कौन से नेचर को शो करता है? एनेसियोट्रॉपिक नेचर को शो करता है। और वो कैसा सॉलिड होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में देख लो सेम आए, और अगर ये सेम आ रही हैं तो कौन सी नेचर को शो करेगा? ये आइसोट्रॉपिक नेचर को शो करेगा। और ऐसे सॉलिड क्या होते हैं? हमारे अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। तो इसमें यही दे रखा है कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सारी डायरेक्शन में हमारा सेम है। तो किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? ये आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? आइसोट्रॉपिक इन नेचर। और एक ऐसे सॉलिड कौन से होते हैं? अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। तो कौन सा सॉलिड हो गया? ये अमॉर्फस सॉलिड हो गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो क्या ये हमारी क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा? किस तरीके से क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा? क्लीवेज तो शो करेगा, लेकिन जो क्लीवेज होगा उसके बाद जो सरफेस आएंगी वो इर्रेगुलर सरफेस आएंगी, मतलब स्मूथ क्लीवेज नहीं करेगा, ये इर्रेगुलर सरफेस प्रोड्यूस करेगा क्लीवेज के बाद। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व करा दिया मैंने। उसके बाद देखिए क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑपरेटिंग इन देम। देखिए कुछ सॉलिड दे रखे हैं आपको, इनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं उसके बेसिस पे आपको बताना है कि इन सॉलिड का नेचर कैसा है। तो देखिए पोटेशियम सल्फेट क्या है? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है? K2SO4। और ये किस तरीके से ब्रेक कर सकता है? 2K
प्लस और SO4 माइनस। जब प्लस माइनस बना रहा है तो किस तरीके का सॉलिड है? आयनिक सॉलिड। उसके बाद बात आती है टिन। टिन क्या होता है? SN टिन हमारा मेटल होता है, तो किस तरीके का सॉलिड बनाया गया? मेटलिक सॉलिड। उसके बाद आता है हमारा बेंजीन। बेंजीन क्या है हमारा? C6H6। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? इसकी स्ट्रक्चर हमारी ये होती है बेंजीन की। किस तरीके का सॉलिड है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। किस तरीके का सॉलिड है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर भी कौन सा? नॉन पोलर, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो ये पोल क्रिएट नहीं करते। तो किस तरीके का सॉलिड है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद बात आती है हमारी यूरिया। तो देखिए यूरिया जो है हमारा, यूरिया क्या होता है? NH2CONH2। ये भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लेकिन किस तरीके का? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसलिए ये क्या है? पोलर नेचर का है। मॉलिक्यूलर तो है लेकिन पोलर नेचर का है, तो क्या बोलेंगे इसको? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद बात आती है हमारी अमोनिया। तो देखिए अमोनिया क्या होता है? अमोनिया होता है हमारा NH3। क्या होता है हमारा? NH3। ये कैसा सॉलिड है हमारा? ये भी हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लेकिन कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर हाइड्रोजन हमारा किससे अटैच हो? फोन से अटैच हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फोन से अटैच हो हाइड्रोजन हमारा, तो वो कौन सा हो बॉन्डिंग बनाएगा हमारा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो NH3 हमारा हाइड्रोजन किससे अटैच है? नाइट्रोजन से अटैच है। मॉलिक्यूलर तो है लेकिन कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद बात आती है हमारी वाटर की। तो वाटर क्या है हमारा? वाटर भी हमारा एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लेकिन हाइड्रोजन किससे अटैच हो रहा है? ऑक्सीजन से, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। उसके बाद बात आती है हमारी जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड क्या है हमारा? ZNS। ये क्या है हमारा? आयनिक सॉलिड है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक हो जाता है Zn2+ और S2- में, तो प्लस माइनस क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये आयनिक सॉलिड है। उसके बाद बात करते हैं हम, ये है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मैंने आपको बताया था कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड में, आपको बताया था 2 एग्जाम्पल। कौन कौन से? डायमंड और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या हो गया हमारा? कोवलेंट सॉलिड है, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम? नेटवर्क सॉलिड है। उसके बाद बात आती है रुबीडियम। रुबीडियम क्या है? एक मेटल है, तो कौन सा सॉलिड है? मेटलिक सॉलिड है। कौन सा सॉलिड हो गया रुबीडियम हमारा? मेटलिक सॉलिड। उसके बाद है हमारा आर्गन। आर्गन क्या बनाता है हमारा? आर्गन जो है हमारी नोबल गैस होती है और ये एक मॉलिक्यूल क्रिएट करती है, तो कौन सी सॉलिड है ये? मॉलिक्यूलर सॉलिड। और सिर्फ आर्गन ही इंक्लूड है, तो कौन सा हो गया? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद बात आती है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड भी मैंने आपको किस में एग्जाम्पल बताया था? कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड का। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी थ्योरी बहुत बिल्कुल डीपली क्लियर होनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके जो एग्जाम्पल आपको बता रखे हैं वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सॉलिड ए इज़ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज मॉल्टन स्टेट। कह रहा है कि सॉलिड ए जो है वो बहुत हार्ड होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या फिर मॉल्टन स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। उसके बाद कह रहा है मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर में मेल्ट होता है। इसका मतलब क्या है? उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई बता रखा है। तो ये कह रहा है आगे व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इट इज़। तो किस टाइप का सॉलिड है? किस टाइप का सॉलिड हो सकता है भाई? ये हो सकता है हमारा कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड। क्यों? अगर मान लीजिए इसका एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर लूँ डायमंड, तो डायमंड कैसा होता है हमारा? बहुत हार्ड होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, मॉल्टन स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में ही। तो किस तरीके का सॉलिड है? कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। जैसे कि हमारा होता है SiO2 क्वार्ट्ज या फिर डायमंड। उसके बाद आता है बात आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट बट नॉट इन द
सॉलिड स्टेट एक्सप्लेन, ये कह रहा है कि जो हमारा आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड हमारा सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए जो आयनिक सॉलिड है, अगर हमारा सॉलिड स्टेट में रहेगा तो मैंने आपको बताया था आयंस के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयन बंधे रहेंगे, मूवेबल नहीं होंगे, फ्री टू मूव नहीं होंगे। लेकिन वो जैसे ही मॉल्टेन स्टेट में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका कमज़ोर पड़ जाएगा, आयंस मूव कर सकते हैं। और जब आयंस मूव करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो सकती है, दो रीज़न से फ्लो होती है इलेक्ट्रिसिटी। एक तो हमारा अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, इलेक्ट्रॉन्स हमारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर हमारे आयंस मूव कर जाएं तो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो हमारा जो आयनिक सॉलिड है उसमें आयंस जो हैं मोबाइल कर जाते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, मूव करने लग जाते हैं। इसकी वजह से हमारा मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी आयनिक सॉलिड में फ्लो हो सकती है, लेकिन सॉलिड स्टेट में फ्लो नहीं हो सकती आयनिक सॉलिड की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मेलेबल एंड डक्टाइल। किस तरीके का सॉलिड हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होता है, मेलेबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है। मेलेबल मतलब उसको हम खींचकर वायर में चेंज कर दें, मेलेबल मतलब उसको हम हैमर से एक थिन शीट में चेंज कर दें, और डक्टाइल मतलब उसको हम खींच के वायर में चेंज कर दें और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करे। तो ऐसा कौन हो सकता है, ऐसा तो मेटल ही हो सकता है भाई। कॉपर के हमारे वायर बने हुए होते हैं, मेटलिक सॉलिड होता नहीं होता है, कॉपर के हमारे वायर बने हुए होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करता है, वायर शेप में होता है, इसका मतलब डक्टाइल होता है। और कॉपर के वायर के ऊपर अगर आप हैमर मारते हो तो वो एक थिन शीट में चेंज भी हो जाता है। तो वो क्या होगा, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। और इस टाइप का सॉलिड कौन सा होगा, हमारा मेटलिक सॉलिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लेटिस पॉइंट। हमें लेटिस पॉइंट का सिग्निफिकेंस बताना है। ये मैंने आपको बताया था कि लेटिस पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, वो हमारा आयन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इतने सारे कन्फ्यूज़न को दूर रख के हमने सिर्फ इसको एक नाम दे दिया, लेटिस पॉइंट, और यही इसकी सिग्निफिकेंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। यूनिट सेल के मैंने आपको पैरामीटर बताए थे जो उसको कैरेक्टराइज करते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं, 2 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर क्या है, उसको हम डायमेंशन से उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। भाई यूनिट सेल हमारा यही तो था, यूनिट सेल क्या था हमारा, यूनिट सेल हमारा ये था। अब देखिए यूनिट सेल जो है इसको हम डायमेंशन से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग 3 डायमेंशन होंगी इसकी। मान लीजिए एक ये हो गई बी और एक हमारी ये हो गई सी। तो ए बी सी ये क्या है, इसकी डायमेंशन है, और ये इसको एक पैरामीटर हो गया जो इसको कैरेक्टराइज करता है। दूसरा पैरामीटर क्या है, इनके बीच का एंगल, डायमेंशन के बीच का एंगल, जिनको हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल, जो कि किससे डिनोट करते हैं हम, अल्फा, बीटा और गामा से हम डिनोट करते हैं। ए बी के बीच में अल्फा, बी सी के बीच में बीटा और सी ए के बीच में गामा। तो इस तरीके से हम इसको 2 पैरामीटर से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो देखिए हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल को हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम याद कीजिए। हेक्सागोनल के लिए मैंने क्या बताया था, A इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, और अल्फा बीटा गामा में अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और गामा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये था हमारा। और अगर मैं किसकी बात करूं, मोनोक्लिनिक की, मोनोक्लिनिक के लिए क्या था हमारा, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, और अल्फा बीटा गामा में क्या था, अल्फा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये था हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे इसको
यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं? 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी के इंटेक्स क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमारा पूरे सॉलिड स्टेट चैप्टर की थ्योरी, सारे के सारे इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके 2 या 3 लेक्चर्स में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे आने वाले 4-5 लेक्चर में ये सॉलिड स्टेट चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। डेट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।